Good morning everyone. Welcome dear student. In today's session we will discussing about our lecture number 6. Here our lecture 6, thermodynamics tips and tricks. Before this we will discussing till lecture 5th. We will discussing about the first law of thermodynamic, delta U is equal to Q plus W. You know very well. And systems according to system surrounding boundaries, and then extensive, intensive both. So today we will discussing about the various concept, quick learning about the basic terms and tricks and tips about the thermodynamics. You know very well what you know about state function and path function. The properties या values which depend only on initial and final state of the system independent upon the path followed. ऐसी वैल्यू जो पथ को फॉलो ही नहीं करती है, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड होती है, उसको हम स्टेट फंक्शन कहा करते हैं अक्सर. कौन कौन होते हैं स्टेट फंक्शन? चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, U2 और U1, तो वो क्या है, एक प्रकार का स्टेट फंक्शन है. इसी तरह से चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच मीन्स एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, ऑल्सो स्टेट फंक्शन. एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन. And pressure, volume, temperature, etc. are the state function. You know very well. That is depend upon the initial and final state. So we will discuss denotate delta. Delta means change, final minus initial. Now in last lecture we also discussed what you know about extensive and intensive property. The property, thermodynamical property, are of two types. Then first one is extensive and intensive. देखो बच्चों, नाम से पता चल रहा है आई मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. पदार्थ की मात्रा के ऊपर डिपेंड नहीं होती, इंडिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो उसको हम कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एंड प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड एक्सटेंसिव. तो इंडिपेंडेंट जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड होती ही नहीं है, टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन चैप्टर 4 में अपन पढ़ेंगे. सरफेस टेंशन जो हमने पढ़ा था लिक्विड की प्रॉपर्टी के अंदर, सरफेस टेंशन और सरफेस एरिया. यहाँ पर बच्चों लॉलीपॉप मिल जाता है, बहुत सारे बच्चे सरफेस एरिया और सरफेस टेंशन याद रखना. सरफेस टेंशन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो ये लिखा है सरफेस टेंशन वो इंटेंसिव है, जबकि सरफेस एरिया एक्सटेंसिव है. यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट भूल करते हैं. सरफेस एरिया इज इंटेंसिव, बट सरफेस टेंशन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. मैंने इंटेंसिव में लिखा है, जबकि सरफेस एरिया एक्सटेंसिव है. इन दोनों में आप ध्यान देना छोटा सा. यहाँ पर कई बार एंट्रेंस में क्वेश्चन यहाँ से आया है, आप पिछले सालों के पेपर देखोगे एंट्रेंस का जेडब्ल्यू और नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो इसमें बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और भूल कर बैठते हैं. यहाँ पर चांसेज है गलती होने की. बच्चों ध्यान रखना, सरफेस टेंशन इज इंटेंसिव वेयर सरफेस एरिया इज एक्सटेंसिव. इंटेंसिव मीन्स आई, इंडिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. दिस इज द डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ईएमएफ, कोई भी सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. ईएमएफ कैलकुलेट करना आप 12th में सीखोगे. ईएमएफ मीन्स ई नॉट सेल बोलते हैं, इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन एनोड. दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है. सो दिस इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी. दूसरा है एक्सटेंसिव. एक्सटेंसिव में सरफेस एरिया, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और कॉन्सेंट्रेशन. देखो बच्चों, और नहीं कॉन्सेंट्रेशन तो उसमें आएगा, इंटेंसिव में आएगा, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो इंटेंसिव. अब इसको हम इतनी सारी प्रॉपर्टी को भाई याद कैसे रखें, कब क्या हो जाए पता नहीं है सर, खून के आंसू रुला रहे हो, इतना कैसे याद रखें कौन सा इंटेंसिव है कौन सा एक्सटेंसिव है. तो एक और बात हम आपके साथ कर सकते हैं स्टूडेंट, कि इनको कैसे स्टेप्स को याद रखेंगे कि विच प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिव एंड विच वन इज इंटेंसिव. तो इसको हम समझ सकते हैं अनदर वे से, विच प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिव एंड विच इज इंटेंसिव. तो उसको समझने के लिए हम एक रूम लेते हैं. सपोज करो कि दिस इज द रूम, और उसका जो रूम को हम दो पार्ट में
तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, इंटेंसिव मीन्स अमाउंट से इंडिपेंडेंट, अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं होती तो इंटेंसिव, अमाउंट के ऊपर डिपेंड होती है तो एक्सटेंसिव। अब इसको कैसे दिमाग में रखें, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, एक रूम है अपना, जैसे ये रूम है और इस रूम को अंदर P, V और T ये कोई है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब इस रूम के दो पार्ट में पार्टिसिपेट कर देता हूँ, तो पार्टिसिपेट करने पर प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा। इट मीन्स क्या है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इस मीन्स प्रेशर किस में आएगा, जिसमें चेंज नहीं हो रहा, मीन्स अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं है। वॉल्यूम इसका आधा कर दिया, ये रूम है पूरा, रूम का पार्टिसिपेट कर दिया तो वॉल्यूम आधा कर दिया तो प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो प्रोपर्टी क्या होगा, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम आधा किया तो वॉल्यूम आधा किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, आधा हो गया। इट मीन्स ये चेंज हो गई मीन्स मास पे, अमाउंट पे डिपेंडेंट है, तो ये एक्सटेंसिव हो गया वॉल्यूम, जबकि प्रेशर इंटेंसिव है। अब रूम को आधा करने से कोई टेम्परेचर में फर्क थोड़ी पड़ेगा, टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, चाहे रूम पूरा हो, चाहे रूम आधा हो, चाहे रूम इतना सा हो, टेम्परेचर तो 1 ग्राम पदार्थ का भी उतना ही होता है टेम्परेचर। और मान लो कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, मेरे पास में कोई 80 या 90 या 100 kg से ऊपर वेट का इंसान आके खड़ा, उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता हूँ मैं, तो उसको बुखार नहीं है तब भी नॉर्मल, तो उसकी कंडीशन में टेम्परेचर वही रहेगा, चेंज नहीं हो रहा है। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा मतलब अमाउंट पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रेशर टेम्परेचर दोनों क्या होगी, इंटेंसिव। जो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, आई फॉर इंडिपेंडेंट, तो एक्सटेंसिव। और अब हम बात करें कि कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन को हम C से डिनोट करते हैं, C = N/V। अब वॉल्यूम आधा किया तो वॉल्यूम डिवाइड बाई 2 हो गया, मोल भी डिवाइड बाई 2 हो गया, तो 2 से 2 कट गया, तो N/V। कॉन्सेंट्रेशन में कोई फेरफार नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ कॉन्सेंट्रेशन में, तो इंडिपेंडेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन भी किस में आ जाएगी बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन भी इंटेंसिव आ जाएगी। जबकि मास आधा करने पर मास डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, सरफेस एरिया आधा हो जाएगा। इस रूम में पार्टिसिपेट किया तो सरफेस एरिया आधा हो गया, तो क्या होगी, एक्सटेंसिव। अमाउंट पे डिपेंड, इंटरनल एनर्जी भी अमाउंट पे डिपेंड है। गिव्स फ्री एनर्जी जिसको हम डेल्टा G से डिनोट करते हैं, अमाउंट पे डिपेंड है, अमाउंट के ऊपर डिपेंडेंट है, पदार्थ की मात्रा के ऊपर डिपेंड है, तो एक्सटेंसिव। मात्रा से इंडिपेंडेंट है, मात्रा के ऊपर डिपेंड है ही नहीं, तो इंटेंसिव। तो इस रूम का एग्जाम्पल लेके हमने समझा कि रूम में अगर हम पार्टिसिपेट कर देते हैं, 2 भाग में इस रूम को डिवाइड कर देते हैं और फिर उस रूम का टेम्परेचर मापते हैं, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, तो वो टेम्परेचर क्या हो गया, इंटेंसिव। और जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड है वो एक्सटेंसिव है। तो थोड़ा सा विचार करके, आइडिया करके भी इसका एग्जाम्पल दिमाग में रख सकते हो। फिर भी ये थोड़ा एक बार ध्यान रखना, यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होते और बच्चे अक्सर लॉलीपॉप लेते हैं। तो ये थी हमारी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बातें बच्चों। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट द अनदर next line. Internal energy is the extensive property because this is the dependent upon the amount of substance. Now surface और also state function, internal energy state function है, क्योंकि ये फाइनल और इनिशियल स्टेट के ऊपर डिपेंड होती है, तो ये भी बात आप जानते हो। इंटरनल एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन। नाउ इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल એટલે कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई सिस्टम अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, डेल्टा T 0 है और सिस्टम अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, तो इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा U क्या होगा बच्चों, 0 होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0। नाउ रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स है बच्चों, ध्यान रखना, आगे भी हम पढ़ने वाले हैं। What you know about the relation between enthalpy? Change in enthalpy is denoted by delta H and delta U. Delta U is internal energy. तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो याद रखना डेल्टा H is equal to delta U plus P delta V. This is the formula for W. W is the work. In thermodynamic there are 2 types of work, then chemical work and mechanical works. तो W का फॉर्मूला होता है P delta V माइनस P delta V। एक्सटर्नल के रेफरेंस में P एक्सटर्नल माइनस P डेल्टा V माइनस W इज इक्वल टू, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। डेल्टा U P डेल्टा V बराबर होता है डेल्टा NG के बराबर, NGRT के बराबर। ये किसके बराबर होता है, डेल्टा NGRT।
के बराबर। वेयर डेल्टा एन जी क्या है, मोल्स ऑफ गैसेज प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसेज रिएक्टेंट। अभी मैं आपको डेल्टा एन जी निकालना सिखाऊंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये जो रिलेशन है वो, इसको हम आगे ले जाते हैं। फिर आता वर्क फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क का फॉर्मूला क्या है ये भी प्रूव करके बताएंगे आपको। W इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। कुछ आप सीधे 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 याद रख सकते हैं, कुछ फॉर्मूले है वो। वैसे भी कैसे आए कहाँ से आए वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके पूरी बात बताऊंगा बच्चों। तो नेक्स्ट ये थे कुछ ट्रिक्स और ट्रिप्स थर्मोडाइनमिक की रिगार्डिंग। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर 5 तक, आज हम लेक्चर 6 में और फिर से कुछ फॉर्मूला जिनको मैं आपको लिखा रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों। इन फार्मूलों से हम डायरेक्ट, वैसे थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इन केमिस्ट्री और फिजिक्स 2 मंथ का गैप होना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि साइन कन्वेंशन में थोड़ी बहुत भूल आपसे हो सकती है थर्मोडायनेमिक के रिगार्डिंग। तो थोड़ा सा मेरी लैंग्वेज में कहूँगा तो फाड़ू चैप्टर है बच्चों, ध्यान दोगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। चलिए इसके और कुछ फॉर्मूले मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। हियर वी विल डिस्कसिंग अबाउट सम इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स। चलिए मैंने अभी आपको बताया एक और फार्मूला था जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लॉ फिर से कह रहा हूँ, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म्स टू अनदर फॉर्म इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हेल्महोल्ट्ज साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था और उसका मैथमेटिकली वो डिराइव्ड किया हुआ है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, मैं ऐसा कहता हूँ उसको। तो फिजिक्स में उसके साइन कन्वेंशन भी आप पढ़ चुके हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ चुके हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। तो अभी एक रिलेशन मैंने आपको बताया था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यू नो वेरी वेल स्टूडेंट, here delta H is the change in enthalpy, enthalpy is the state function, delta U is the change in internal energy, also state function, and delta Ng is the moles of gases product minus moles of gases reactant, and R is the universal gas constant 8.31 for joule per Kelvin, the value of R, and T is the temperature in Kelvin. Okay student, तो now what you नो अबाउट डेल्टा एन जी। किसी भी रिएक्शंस के लिए हाउ कैन यू डिसाइड एन जी? एन जी इज द मोल्स ऑफ गैसेज प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसेज रिएक्टेंट। सपोज आपको कहा कि डेल्टा एन जी की वैल्यू, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में क्या रिलेशन है। इफ वैल्यू ऑफ नंबर 1 केस नंबर फर्स्ट डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, देन यू कैन से डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। अगर गैसेज प्रोडक्ट मोल माइनस गैसेज रिएक्टेंट मोल, ध्यान रहे बच्चों आपको मोल्स लेने वो गैस के ही लेने हैं, लिक्विड या सॉलिड के मोल्स नहीं लेने। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन होता है, रिएक्टेंट कौन होते हैं, तो आपको इस तरह से कर लेना है, आर माइनस पी पढ़ते आए हो, ये होते हैं प्रोडक्ट, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट। याद रखना इसके मोल वो भी आगे नीचे उसके गैस रिप्रेजेंट किया हो तो गैस के मोल माइनस गैस रिएक्टेंट के मोल, तो आपको मिलेगा डेल्टा एन जी। और वो डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। नेक्स्ट देखना, थर्मोडायनेमिक में जो प्रॉब्लम है एंट्रेंस की, उस तक जाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बच्चों, मतलब हर बच्चों को थोड़ा सा इसमें फियर रहता है, कॉम्प्लेक्स है, क्वेश्चंस नहीं बनते थर्मोडायनेमिक के एंट्रेंस के। वैसे बोर्ड तो हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एंट्रेंस के क्वेश्चन बनाने में समझ जाओ आपकी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट को। तो पहली कंडीशन डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, तो एंथैल्पी चेंज एंट्रोपी चेंज के, एंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होगा। सेकेंड वन वी कैन डिस्कस, डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव आ रहा है डेल्टा एन जी की वैल्यू, मोल्स ऑफ गैसेज प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसेज रिएक्टेंट इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, देन यू कैन से डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा U student. Third one we can say delta Ng is less than 0, then you can say delta H is less than delta U. Is it clear student? यहाँ पर अब इसको हम taking one example questions and clear this concept. Suppose you have to given a reactions, questions number first, N2 plus 3H2 that is formed 2NH3. Now student this is the gaseous state, this one also gaseous state, this also gaseous state। आपको कहा कि what is the relation between internal energy change and enthalpy change। तो first of all you have to calculate value of delta Ng। Ng is equal to gaseous product minus gaseous reactant। How many product mole are there? There are 2 product side
2 मोल अमोनिया 2 और दिस इज गैस, तो गैस प्रोडक्ट 2 माइनस रिएक्टेंट साइड दिस ऑल्सो गैस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ nitrogen. Here no any stoichiometric coefficient, so you have imagine 1. So 3 plus 1 4, यानी कि रिएक्टेंट साइड आपके 4 गैसेस मोल है और प्रोडक्ट साइड 2 है, तो 2 minus 4 हाउ मच देयर डेल्टा Ng इज इक्वल टू हियर योर आंसर 4 minus 2 यानी कि -2. ओके स्टूडेंट, दिस इज क्लियर. यहाँ पर डेल्टा Ng कितना आया -2. -2 इज लेस देन 0. डेल्टा Ng की वैल्यू 0 से छोटी है, -2 0 से स्मॉलर है, तो अपन कहेंगे कि इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा H छोटा है डेल्टा U इंटरनल एनर्जी चेंज है, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंजेस के लिए क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, एंथैल्पी चेंजेज से. तो आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा. डेल्टा Ng इज लेस देन 0. लेस देन 0 मीन्स 0 से कम, -2 है, तो इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी चेंज से बड़ा होगा. ये 3 शर्त आपको पता रखनी है. केस नंबर 1, 1, 2, 3 केस. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये तीनों केस. अगर डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, इस रिएक्शन को मैं इस फॉर्म में लिख लूँ. सपोज करो कि 2NH3 ये गैस है, ये डीकम्पोज हो रहा है और N2 + 3H2 ये गैस बना रहा है. तो इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी इसके लिए तो हुआ. अभी इसी का उल्टा क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट ओवर हियर. क्लियर योर कॉन्सेप्ट. नाउ फॉर दिस रिएक्शन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी. देन यू कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द डेल्टा Ng गैस इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. व्हाट इज द प्रोडक्ट साइड हियर, 3 and 1 4. प्रोडक्ट साइड गैसेस मोल 4 minus reactant side gases moles are 2. Then you can say delta Ng is equal to here 2. 2 means positive 2, that is the greater than 0, delta Ng is greater than 0. Then you can say change in enthalpy is greater than change in internal energy. एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन इंटरनल एनर्जी चेंज से बड़ा होगा, क्योंकि डेल्टा Ng की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, पॉजिटिव है 2i. ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 है. वी कैन टेक 1 more इलस्ट्रेशंस एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट. ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है. ये आप सीख गए होंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन मैं आपके साथ रख सकता हूँ स्टूडेंट. दिस इज द इक्वेशंस ऑफ एंथैल्पी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक. रिलेशन बिटवीन मोल कॉन्सेप्ट एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. मोल कॉन्सेप्ट, मोल और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक फ्लोट के बीच का रिलेशन क्या है. अगेन आई रिपीट, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल Ng RT, where Ng is the moles of gases product minus moles of gases reactant. I hope this is clear for you. Now one more illustration and important formula हम सीखेंगे बच्चों, और इसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट लेते हैं हम थर्मोडाइनमिक्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है. NCERT बेस्ड प्रॉब्लम भी हम इसके ऊपर काफ़ी कर चुके हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम इसके ऊपर लगाएंगे. और आप पढ़ चुके हो, क्या क्या पढ़ चुके हो, फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला पढ़ चुके हो, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक. इसके ऊपर साइन कन्वेंशन आप पढ़ चुके हो. Q पॉजिटिव इफ हीट इज obtained, heat absorbed by the system, Q negative if heat evolved by the system. हीट बाहर निकाल रहा है तो Q नेगेटिव, हीट evolved by the system. और W वर्क डन ऑन द सिस्टम के ऊपर काम होगा तो W पॉजिटिव का. वर्क डन बाय द सिस्टम देन W नेगेटिव. बच्चों फिजिक्स में साइन बिल्कुल अपोजिट लिए जाते हैं. बहुत सारे बच्चे इसमें लॉलीपॉप लेते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लेने के बाद दोनों में मिक्स हो जाता है. तो आखिरकार आपको इसमें ध्यान दे देना है. अगर सिस्टम हीट प्राप्त कर रहा है, ऑब्टेंड कर रहा है तो Q पॉजिटिव. फिजिक्स में इसका उल्टा होगा. अगर सिस्टम हीट लॉस कर रहा है, बाहर निकाल रहा है तो Q नेगेटिव. वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो W पॉजिटिव. वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो W नेगेटिव. इसी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी. इसी को हम, और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जिसको फर्स्ट लॉ और मोल के हिसाब से लिखने जाए तो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा NgRT. ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला हो गया बच्चों.
ये एक फार्मूला और हो गया इंटरनल एनर्जी चेंज का, ये फार्मूला एक, ये फार्मूला दो हुआ इंटरनल एनर्जी के रेफरेंस में। और आपको फार्मूला बताएंगे इंटरनल एनर्जी में, ऐसा सिखाएंगे वो एक फार्मूला जो काफ़ी काम आएगा आपके इंटरनल एनर्जी के लिए। Q इज इक्वल टू, इंटरनल एनर्जी के लिए Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। इंटरनल एनर्जी के लिए एक और फार्मूला आप जान सकते हो, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। दिस इज द Q इज इक्वल टू NC। Q क्या है? हीट है, ये फर्स्ट लॉ पे ही है। ये Q, ये स्मॉल q कह दूँ या बिगर Q कह दूँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वेयर N क्या होता है? मोल, गिवन मास बाई मोलर मास। C क्या है? हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। व्हाट इज हीट कैपेसिटी? द टेम्परेचर रेज्ड बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर, जैसे ये सब्सटेंस आपके सामने है, इसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। डेल्टा टी क्या? टेम्परेचर में डिफरेंस। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूँ T2 माइनस T1। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ये हीट के रेफरेंस में एक फार्मूला हो गया, याद रखिए, रिमेंबर इट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर यू स्टूडेंट, रिमेंबर इट, बहुत काम आएगा एंट्रेंस में। N क्या है? मोल, मोल निकालने का फॉर्मूला एक्चुअल मास अपॉन मोलर मास। हीट कैपेसिटी, अगर आपको हीट कैपेसिटी निकालनी है, C निकालना है, तो हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है तो Q अपॉन N डेल्टा T। दिस इज हीट रेट, हीट रिक्वायर्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द 1 मोल सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। इस पे 1 ग्राम पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको रेज करना है तो उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, HSC, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, और किसी पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको रेज करना है तो उसके लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो ये C क्या होती है? हीट कैपेसिटी होती है। Q क्या? हीट एब्जॉर्ब और रिवॉल्व होती है। N क्या? नंबर ऑफ मोल है। और डेल्टा T क्या? टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1। तो ये Q के फॉर्मूले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से आए हैं आपके पास। अब देखिए वर्क के फॉर्मूले की भी मैं बात आपके साथ कर सकता हूँ। वर्क का फॉर्मूला W इज इक्वल टू माइनस P ऑफ एक्सटर्नल डेल्टा T, सॉरी डेल्टा V। डेल्टा V मीन्स V2 माइनस V1। वर्क का क्या हो रहा है? V2 माइनस V1। तो एक्सपेंशन होता है तब ये फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। दिस इज फॉर्मूला फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। किसके लिए बच्चों? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला है W का। W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। व्हाट इज डेल्टा V? V2 माइनस V1। अगर मैं और फॉर्मूले की बात करूं, दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 4। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट फॉर्मूला नंबर 5 फॉर वर्क एक्सपेंशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो W इज इक्वल टू, अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया था, माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। इसी फॉर्मूले को हम, अगर ये माइनस आएगा आगे क्योंकि वर्क एक्सपेंशन होते टाइम माइनस आएगा। देखो ये हो गया रिवर्सिबल के लिए, W इज इक्वल टू माइनस 2.303, N इज मोल, R गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, एंड T इज द टेम्परेचर लॉग V2 अपॉन V1। और भी कई फिजिकल के फॉर्मूले आपको जानने को मिलेंगे। मतलब काफ़ी फाड़ू चैप्टर्स है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे इसमें। और सीधे में इंटरेस्ट बेस्ड पे बात करेंगे तो आपसे कुछ प्रॉब्लम बनने लगेगी। मैं इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं करता कि आप 100% प्रॉब्लम इसकी सॉल्व कर लोगे, बट थर्मोडाइनमिक में 60-70% क्वेश्चंस आपसे होने लगेंगे अभी इनिशियल स्टेज पे, तो बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, W इज इक्वल टू माइनस 2.303, N इज द मोल, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, लॉग V2 अपॉन V1। अगर कभी कभी आपको आंसर में एग्जामिनर इस लॉग को अगर LN में बदलते हो तो ये 2.303 हट जाता है। तो W का एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस ये 2.303 हटा दो तो nRT ln V2 अपॉन V1, क्योंकि अगर log 10 बेस में 2.303 आता है आगे, अगर ये log को ln में कन्वर्ट कर देते तो ये 2.303 रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास ये फॉर्मूला और ये सेम ही है। दिस इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस वन इज फॉर
इरिवर्सिबल, तो यहाँ आप इसके W के नीचे लिख सकते हो इरिवर्सिबल और W फॉर रिवर्सिबल। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो Q और W के कुछ फॉर्मूले हमको मिले हैं जिनके बेस पे हम अब थोड़े से प्रॉब्लम लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट थोड़े और अच्छे से क्लियर हो सकते हैं हमारे। तो हम और क्वेश्चंस पे जाते हैं बच्चों। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बातें तो तुम्हारे दिलो दिमाग में पहुँच गई होगी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो सम अनदर इम्पोर्टेंट फार्मूला, प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स। मैं कुछ फॉर्मूले डायरेक्टली आपको लिखवा दे रहा हूँ अभी। जैसे जैसे हम चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, उसकी ओरिजिन भी पता चलती जाएगी। लेकिन कभी कभी साथ साथ हम प्रॉब्लम, जैसे हमारी ईच एंड एवरी वीक एग्जाम आता है तो उसमें हम क्वेश्चंस लगाने की ट्राई करें तो कुछ प्रॉफिट होगा। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले थोड़े से जान लीजिएगा। वैसे जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट आगे पढ़ते जाएंगे एनसीईआरटी, तो उसके बेस्ड भी एनसीईआरटी में चीज़ें, उनके अलावा ये बाहर की चीज़ें भी है, आप ध्यान में रखना। प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। अभी अभी मैंने थोड़े टाइम पहले आपको फॉर्मूला लगाया था इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, तो उसमें W क्या होता है? W एटले वर्क होता है जो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में लगता है वर्क। तो W इजिकल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 हुआ करता है डेल्टा V के बराबर। तो यहाँ पर हीट के रेफरेंस में, क्यों क्या हीट, तो हीट का होता है माइनस W, और W का फॉर्मूला ऑलरेडी माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V होता है, V2 माइनस V1। तो ये माइनस और ये Q का माइनस W का खुद का माइनस, तो माइनस माइनस होकर दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो Q के रेफरेंस में P एक्सटर्नल V2 माइनस Vn आ जाएगा। खाली W के रेफरेंस में आप निकालोगे तो W इजिकल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 अपॉन V1। इस तरह से इन फॉर्मूलों को थोड़ा लॉजिक रूप से आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी फॉर्मूले को अगर W के रेफरेंस में आप लिखोगे, W इजिकल टू माइनस P एक्सटर्नल ऑफ डेल्टा V। डेल्टा V क्या हुआ करता है? V2 माइनस V1। अगर इसी को Q मीन्स हीट के रेफरेंस में हम बात करें स्टूडेंट, तो हीट के रेफरेंस में फॉर्मूला होगा माइनस W। तो Q इजिकल टू होता है माइनस W, और W का फॉर्मूला होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो इसका खुद का माइनस और W फॉर्मूले का माइनस, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस होकर दोनों क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो P एक्सटर्नल अगेंस्ट, जो गैस का प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में लगता है, इसलिए ये माइनस आता है यहाँ पर, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। कैसे आता है देखिए, मैं यहाँ पर एक सिस्टम लेता हूँ इस बात को समझ जाने के लिए, और यहाँ पर मैं एक पिस्टन लगा दे रहा हूँ बच्चों। पिस्टन क्या करता है? एक्सटर्नल प्रेशर लगता है वो पिस्टन द्वारा लगता है, और ये सिस्टम है जो गैस भरी हुई है वो इंटरनल प्रेशर है। गैस खुद सिस्टम का काम करती है, अंडर इन्वेस्टिगेशन पार्ट होता है, वही तो सिस्टम होता है। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच आर सेलेक्टेड फॉर स्टडी ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, वही तो सिस्टम है। तो ये गैस का प्रेशर इंटरनल प्रेशर है। मैं कहूँ प्रेशर ऑफ गैस कहूँ या इंटरनल प्रेशर कहूँ, एक ही बात है। तो ये जो प्रेशर है गैस का प्रेशर, वो ऊपर की तरफ लग रहा है सिस्टम के द्वारा, मतलब ये पिस्टन को ऊपर ले जा रही है गैस वर्क कर रही है, वर्क डन बाई द सिस्टम हो रहा है, मतलब W नेगेटिव। इसलिए ये आता है माइनस P एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में लग रहा है, वर्क हो रहा है, इसलिए V2 माइनस V1। ये W का फॉर्मूला होता है, और Q का फॉर्मूला होता है माइनस W। तो ये Q का माइनस W और W का खुद का माइनस, तो माइनस माइनस होकर दोनों हो जाएंगे प्लस, तो P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये एक फॉर्मूला आपको और मिल सकता है। नेक्स्ट, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी ये Q इजिकल टू माइनस W है सपोज, तो क्या होगा? W का फॉर्मूला होता है nRT, मैंने पूरा फॉर्मूला बताया था, n को log 10 बेस में बदलकर 2 माइनस W इजिकल टू माइनस 2.303। W का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में पढ़ा था, रिवर्सिबल लेक्चर अभी थोड़ी देर पहले ही, माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं वर्क के लिए फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर मैं इसको log 10 है ये, इसको ln में बदल दूं तो ln अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले ही, V2 अपॉन V1, तो ये 2.303 हट जाएगा nRT, और ये माइनस रह जाएगा W। ये रिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला है Q के रेफरेंस में माइनस W, तो इसका ये माइनस और W फॉर्मूले का माइनस माइनस होकर दोनों प्लस हो जाएगा। तो nRT ln V2 अपॉन V1, ln के फॉर्म में इसको रखा है, log 10 को ln में कन्वर्ट करें तो ऐसा होता है। अब आप जानते हो बॉयल्स लॉ से, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? P1, बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा है, P1 V1 इजिकल टू P2 V2। तो यहाँ पर V2 को इसके नीचे लाए तो V2 अपॉन V1 होता है, तब क्या होता है? प्रेशर P1 अपॉन P2 होता है, क्योंकि ये इसके नीचे जाएगा। तो प्रेशर के रेफरेंस में इसी फॉर्मूले को आप ऐसा लिख सकते हो, nRT ln P1 अपॉन P2, क्योंकि V1
V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2 अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो V2 अपॉन V1 किसके बराबर होगा, P1 अपॉन P2 के। तो प्रेशर के रेफरेंस में ये फॉर्मूला इस तरह से भी लिखा जा सकता है। नाउ वर्क डन इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। एडियाबैटिक ऐसा प्रोसेस जिसमें Q क्या होता है, 0 होता है, मतलब ना तो सिस्टम हीट लेता है ना सिस्टम हीट इवॉल्व करता है, Q 0 होता है। तो उस कंडीशन में अगर आपको वर्क फाइंड आउट करना है तो ये NCERT में फॉर्मूला नहीं मिलेगा, आपको याद रख लेना है, रिमेंबर इट, ये फैक्ट है। अब कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं। सर एक बच्चे ने मुझे पूछा था अभी थोड़े टाइम पहले लास्ट चैप्टर में कि सर ग्राम्स लॉ में आपने बताया था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास 1 और रेट ऑफ डिफ्यूजन 2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मोलर मास 2। तो मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया था भाई, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ M2 अपॉन M1। तो लड़का बोल रहा है सर ये भाई इक्वल में लाए तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहाँ गया। अरे भाई कुछ चीज़ें तो अपने आप सीखो, दोनों में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। इक्वेशन 1/2 कर रहे तो दोनों का प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी हट गया ना। ऐसी छोटी छोटी बातें खुद से समझ लिया करो, थोड़ी बहुत बातें बेटा, खुद बातें, कुछ बातें तो अपने से समझ लिया करो, किसी से पूछने की नहीं होती। इसका अगर कांस्टेंट आएगा दूसरे का भी कांस्टेंट आएगा, दोनों रेशियो में है तो कांस्टेंट तो चला ही जाएगा। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों को केवल याद आती है। तो कुछ चीज़ें आप सीख लिया करो, थोड़ा दिमाग, भगवान से प्रार्थना करो कि आपको समझ में आ जाए जल्दी, है ना। इतनी आसान नहीं होती है। W वर्क इज इक्वल टू N इज इक्वल टू मोल, R गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट 8.317 जूल पर केल्विन होता है। R की वैल्यू, गामा, ये गामा नया है। अरे सर गामा क्या होता है, गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV का रेशियो, यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है, रेशियो ऑफ CP अपॉन CV, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज गामा। तो गामा -1 T2 - T1, इसको मैं कह सकता हूँ डेल्टा T, टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये वर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, खुद से एक साइड में एक बार देख लेना। NR गामा -1 T2 - T1, वर्क डन बाय एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ये एंथैल्पी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बीच में, जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन इक्वेशन, डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी डॉट P डेल्टा V। P डेल्टा V बराबर हुआ करता है डेल्टा NGRT इज इक्वल टू P डेल्टा V होता है। तो मैं इसको यहाँ भी रख सकता हूँ। एक और फॉर्मूला हीट का, डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, S क्या है, स्पेसिफिक हीट है, और M क्या है, मास है सब्सटेंस का। तो इसके रेफरेंस में भी कह सकता हूँ। अब यही फॉर्मूले को मैंने ऐसा भी लिख सकता है, डेल्टा H डेल्टा U P डेल्टा V हुआ करता है डेल्टा NGRT के बराबर, और डेल्टा NGRT बराबर हुआ करता है P डेल्टा V। ये सारे फॉर्मूले इस एक फॉर्मूले पे ही चल रहा है सारा गेम। अब आता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CP का फॉर्मूला होगा चेंज इन एंथैल्पी फाइनल माइनस चेंज इन एंथैल्पी इनिशियल अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस। नाउ बच्चों, अब हीट, इसको कहते हैं एंथैल्पी डेल्टा H, वो किसके बराबर होती है, QP के बराबर। व्हाट इज QP? QP इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हुआ करता है, QP बराबर हुआ करता है डेल्टा H के बराबर। मैं ऐसा कह सकता हूं कि डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर हुआ करता है, QP के बराबर। Q के बेस में P, इट मीन्स क्या, मतलब सिस्टम द्वारा कांस्टेंट प्रेशर पर इवॉल्व की गई हीट या एब्जॉर्ब की गई हीट किसके बराबर होती है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होती है। तो मैं डेल्टा H की जगह मैं ये QP रख सकता हूँ। डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो किसके बराबर होती है, QV के बराबर। QV मीन्स हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। तो मैं डेल्टा H की जगह QP रखता हूँ, डेल्टा U की जगह QV रखता हूँ, और ये P डेल्टा V इज द फॉर्मूला वर्क। इज इट क्लियर? नाउ इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 T2 - T1, ठीक इसी तरह से। तो वो बराबर होगा डेल्टा CV के बराबर, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व होती है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, इसलिए U2 - E1 T2 - T1। और इसमें CP कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व बाय द सिस्टम इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। तो डेल्टा H2 - S1 T2 - T1, ये CP के रेफरेंस में फॉर्मूला होगा, ये CV के रेफरेंस में फॉर्मूला होगा। CP - CV इज इक्वल टू R, NCERT में इसका डेरिवेशन है, अभी आने वाला है, जस्ट आगे हम इसको डिराइव करके सीखेंगे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन CP - CV? व्हाट इज CP? CP इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। व्हाट इज CV? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड CP अपॉन CV इज इक्वल टू होता है गामा। गामा की वैल्यू क्या होती है, CP - CV गामा होती है मोनो एटॉमिक गैस लाइक हाइड्रोजन, एक एटॉमिक है, हीलियम, लिथियम, हीलियम,
नियॉन, आर्गन, इनर्ट गैस जो एक एटॉमिक होती है, डाई एटम नहीं बनाती, मोनो एक ही फॉर्म में रहती, तो उनके लिए 1.66। ये भी कैसे आएगा, FR/2 के फॉर्मूले से आएगा, मैं आगे बताऊंगा। F क्या है, 356 का सीक्रेट भी आएगा आगे। तो मोनो एटॉमिक के लिए CP/CV गामा की वैल्यू होती है 1.66। मोनो एटॉमिक कौन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, वो सब मोनो एटॉमिक गैस है, तो उनके लिए CP/CV 1.66 होती है। फिजिक्स में भी आएगा, बहुत काम आएगा। ये आता है FR, F होती है 356। मोनो एटॉमिक के लिए F की वैल्यू 3 होती है, डाई एटॉमिक के लिए F की वैल्यू 5 होती है, ट्राई एटॉमिक के लिए F मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, DF डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसके लिए होती है 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू ट्राई एटॉमिक के लिए 6 होती है। तो डायरेक्ट आप याद रख लो, CP/CV मीन्स गामा। गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए 1.66, डाई एटॉमिक के लिए 1.40, ट्राई एटॉमिक के लिए 1.33। बार बार रिकेप करोगे याद रह जाएगा। कैसे आई वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं। कई बार सीधा कई बार पूछ लेते हैं। मोनो एटॉमिक के लिए 1.66, डाई एटॉमिक के लिए 1.40, ट्राई एटॉमिक के लिए 1.30। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ CP/CV। तो डाई एटॉमिक कौन, H2, N2, C2, ये 2 एटम होते हैं वो। ट्राई एटॉमिक मीन्स एटम की नंबर 3 होती है उन गैस के लिए। ये नॉन लीनियर के लिए ये लीनियर ट्राई एटॉमिक हो सकता है। तो ये वैल्यू है CP/CV। और वर्क, ये सारे फार्मूले आप अच्छे से जानते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, अब हमको और कुछ फार्मूले पढ़ने हैं एंट्रोपी और फ्री एनर्जी के, फिर हमारे चैप्टर्स के हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे अब ट्राई करेंगे, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। एश्योरिटी तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनाने की ट्राई करेंगे कि किस तरह से प्रैक्टिस से क्वेश्चंस बन जाते हैं, और जो क्वेश्चनर है वो क्या क्वेश्चंस बना के हमको पूछ रहा है, उसकी प्रॉब्लम पे हम जाएंगे। तो स्टूडेंट, ये फॉर्मूले एक बार आप लिख के नोट डाउन कर लीजिए, हो जाएगा तैयार। कोई दिक्कत वाली बात इसमें मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि होगी नहीं, फिर भी हम देखते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ओके स्टूडेंट, तो 12th के बाद फार्मूला नंबर 13 पे हम बात करने वाले हैं। फार्मूला नंबर 13, फॉर एडियाबैटिक चेंजेज P1V1 गामा इज इक्वल टू P2V2 गामा। ये थोड़े से हार्ड फार्मूले कहाँ से ओरिजिन हुए ये तो आपको पता है, बॉल्स लॉ। ये P1V1 इज इक्वल टू P2V2, और गामा क्या है, गामा इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब रेशियो ऑफ CP/CV। फॉर मोनो एटॉमिक गैस 1.66, डाई एटॉमिक 1.40, और ट्राई एटॉमिक के लिए 1.33। आपको बताइए गामा की वैल्यू कैसे निकाल क्या होती है जो। तो मोनो एटॉमिक गैस है, वहाँ पर लिखा होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, तो गामा, तो उसके लिए 1.66 रखना है आपको। डाई एटॉमिक जैसे H2N2, Cl2Br2, तो उसके लिए गामा की वैल्यू 1.40, और ट्राई एटॉमिक गैस है कोई, तो उसके लिए जैसे SO2, तो ऑक्सीजन 2 और सल्फर एक ट्राई एटॉमिक होगी, तो उसके लिए गामा की वैल्यू 1.33 रखना है। तो ये एक एडियाबैटिक चेंजेज होता है कहीं भी, तो आपको पता चल जाएगा। फिर आता है अगर T2 निकालना है और T1 आपको दिया है इनिशियली टेम्परेचर, और वॉल्यूम V1 V2 दिया है, और गामा की वैल्यू भी दी। गैस के लिए पता ही आपको गामा मोनो डाई ट्राई के लिए, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। T2 इज इक्वल टू T1 V1/V2 गामा -1। देखो बच्चों, ये जो फाड़ू लेवल की प्रॉब्लम है NCERT के बाहर की, जो कुछ स्टूडेंट मतलब एंट्रेंस के क्वेश्चंस लगाने की ट्राई करेंगे, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम अभी जो हमारा सैटरडे होता है उसके लिए थोड़ा सा ट्राई करना है, मे बी पॉसिबल। अभी मैं और लेक्चर पढ़ाता रहूँगा, वैसे वैसे मैं कराऊंगा क्वेश्चंस वैसे वीडियोज़ के अंदर, तो वो क्वेश्चंस आपको कर लेने, इससे आपको आइडियाज आ जाएंगे। इंटरनल एनर्जी चेंजेज फ्रॉम बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर के एपरेट्स है, उससे इंटरनल एनर्जी चेंजेज निकालना होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर द्वारा। क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल बाय द हेल्प ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो डेल्टा U इंटरनल एनर्जी, Q हीट का सिंबल है, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस है, T2 - T1, कैपिटल M मोलर मास होगा, और स्मॉल m गिवन मास ऑफ सब्सटेंस जो दिया होगा। अब आता है क्लेसियस-क्लेपेरॉन इक्वेशन, लॉग P2/P1 डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है, 1 मोल लिक्विड कोई वेपर में कन्वर्ट होता है, और उसके ड्यूरिंग जो हीट में चेंज होता है उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन 2.303 आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 1/T2 - 1/T1। दिस इज नॉन एज क्लेसियस-क्लेपेरॉन इक्वेशन। 12th में काम आएगी काफ़ी आपके। नेक्स्ट आती है हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी में 1 मोल कंपाउंड जो बनता है उसके एलिमेंट से, उसको कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा H0 is the standard heat of formation for product minus total summation sum of the heat of formation of reactant, product minus reactant करना heat of formation में, और अगर heat of combustion है तो उसमें reactant minus product करना है।
रिएक्टेंट की साइड का सम माइनस प्रोडक्ट की साइड का सम। आपको दी होगी एंथैल्पी रिएक्टेंट साइड की और प्रोडक्ट साइड की किसी भी रिएक्शन के लिए, तो बहुत इजी फॉर्मूले है। नेक्स्ट, ये दोनों तो नॉर्मली है, यूज होंगे एनसीईआरटी में। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? अगर आपको कभी खुदा न खास्ता रेजोनेंस एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है ऑब्जर्व्ड एच आर डेल्टा एच आर एच, मतलब ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ रिएक्शन माइनस कैलकुलेटेड हीट ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेटेड हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे? वही कंबसन के लिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ दी होगी आपको बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, तो उससे हीट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगी ये। और ऑब्जर्व्ड मींस दी हुई होगी आपको एक, ऑब्जर्व्ड इतनी है और कैलकुलेटेड आप कैलकुलेट करके उसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे तो रेजोनेंस एनर्जी आपको मिल जाएगी। एंट्रोपी चेंज, तो क्यों रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा हीट एब्जॉर्ब की गई हीट अपॉन टेम्परेचर। व्हाट इज द जी नॉट? जी नॉट इज द गिब्स फ्री एनर्जी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एंथैल्पी माइनस टी इंटू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस इज द एंट्रोपी एंड डेल्टा एच है वो है एंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के लिए फॉर्मूला माइनस 2.303 आर टी लॉग के। आर टी को अगर मैं 2.303 घटाऊँ तो यहाँ एल एन आ जाएगा, तो आर टी एल एन के भी कह सकते हो जी नॉट के लिए। के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और डेल्टा जी नॉट इजिकल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये आपके 12th में भी काफ़ी यूजफुल होगी। फ्री एनर्जी इजिकल टू माइनस एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रेडॉक्सेंस। एफ फेराडे नंबर 96500, एफ की वैल्यू होती है ई नॉट सेल, ई एम एफ जिसको कहते हैं ई नॉट सेल। कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने अभी आज के लेक्चर में थोड़ी देर पहले बताया था, ई नॉट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सबसे बड़ी यूनिट होती है एनर्जी की कैलोरी, उससे छोटी होती है जूल, उससे छोटी होती है अर्ग, और सबसे छोटी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कन्वर्जन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा बच्चों। मैंने आपके फॉर्मूला नहीं है लेकिन आपको याद दिलाने के लिए, कैलोरी बड़ा हुआ करता है जूल से, जूल बड़ा हुआ करता है अर्ग से, और अर्ग बड़ा हुआ करता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। नेक्स्ट आता है 1 लीटर एटीएम को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है, लीटर इंटू एटीएम जूल में कन्वर्ट करना है तो 101.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लीटर बार को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर विजिट। इस लेक्चर को मैं यहाँ फिनिश कर रहा हूँ, फिर मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर विजिट स्टूडेंट। ओके।